गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज मेरी स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास है और पहली क्लास रहेगी आपके लिए कुछ टिप्स कि आपको इंग्लिश कैसे सीखनी होती है, क्या आपका रोल होता है, किस तरह से आपको चीज़ों को अरेंज करना होता है सीखने के लिए। तो उनके बारे में बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारी ही चीज़ होती है क्योंकि अगर आप लैंग्वेजेस की बात करें तो एक पहले वर्ड से लेके आखिरी वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है और लैंग्वेजेस हमेशा प्रैक्टिस से आती है। तो शुरू करते हैं, कुछ टिप्स की बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है आपको रीड एंड लिसन। अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं। अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें, तो केवल स्पोकन इंग्लिश से आपका काम नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक ए गुड कमांड ओवर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। क्योंकि लैंग्वेज या अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो लिखे भी, पढ़े भी, सुने भी, समझे भी और कम्युनिकेट भी करे। अगर आप केवल बोलने की बात करें तो आपको केवल अपने सेंटेंस बोल के नहीं आ जाना होता है कहीं भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर इज स्पीकिंग। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जब दूसरा आदमी आपसे बात कर रहा होगा, आपको उसका मीनिंग को गेट करके तभी तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अदरवाइज वन वे कम्युनिकेशन का क्या फायदा है? आपको कोई भाषण थोड़े देना है कि बोलना है और आ जाना है। इसलिए, और अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज बोले तो जो हमें जन्म से मिलती है। और देखो, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वोकैब्युलरी की नॉलेज और सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उन्हीं दोनों चीज़ों से भाषाएँ हमें चलती हैं। तो जैसे अभी मैंने नेटिव लैंग्वेज की बात की है, तो वर्ड को भी अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। जैसे हमने बात की है नेटिव, इस नेटिव से एक और वर्ड देखते हैं, हमारा NATION, नेशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए, NAT, एन ए टी, ये 3 लेटर्स जहाँ भी लिखे हुए मिलते हैं आपको, इसका मतलब आपके बर्थ से होता है। जैसे माँ को बच्चे के जन्म से पहले जो पेन होता है उसे बोलते हैं प्रीनेटल पेन। जन्म से पहले की अवस्था को बोला जाता है प्रीनेटल पीरियड। जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ होता है वो आपका नेशन होता है। तो जहाँ भी ये NATI देखने को मिलता है, इसका मतलब कहीं से होता है? बर्थ से होता है। तो धीरे-धीरे ऐसे हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलेंगे। और मैंने ये वेंचर शुरू किया है, तो आपका वीडियो 1, वीडियो 3 आपको कंटिन्यूअसली एक सीरीज़ में वीडियो मिलने जा रही हैं। तो आज देखते हैं कि किस तरह से आप इन चीज़ों को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब आप सबसे पहले इनपुट नहीं होगा किसी चीज़ का तो आउटपुट नहीं आएगा। अदरवाइज़ अगर आप इनपुट नहीं लेते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस पहले नहीं पढ़ते हैं, तो जब भी आप हिंदी की इंग्लिश बनाने जाएँगे, यू विल बी हैंग, आपका माइंड ही नहीं काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप केवल हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में सजाने की कोशिश कर रहे होंगे और हो सकता है कि वो इंग्लिश का इफेक्टिव सेंटेंस ना बने। तो देखते हैं क्या करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, 2 तरह से आपको इनपुट आएगा। रीड एज़ मच एज़ यू कैन, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। क्योंकि जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर समझ आते हैं, वोकैब्युलरी की नॉलेज बनती है और वही वोकैब्युलरी क्या करती है, आपको कहीं फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश स्पीकिंग में मदद कर रही होती है। और ध्यान रखें, रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। जो बड़े काम होते हैं, वो टाइम लेते हैं थोड़ा-सा। तो लैंग्वेजेज़ एकदम से नहीं आती हैं। लैंग्वेज सीखना काफ़ी टफ काम भी होता है, लेकिन इसे एक इंटरेस्टिंग के साथ बनाना और इसे एक बच्चे की तरह से इंटरेस्ट के साथ लेना होता है। जैसे आप ये समझ के चलें कि एक बच्चे को साइकिल सीखने का शौक होता है, तो वो कभी धूप देखता है, ना आंधी देखता है, ना बरसात देखता है। जब भी उसे मौका मिलता है, वो चुपचाप से साइकिल लेके चला जाएगा और चलाने लगेगा। गिरेगा, पड़ेगा, चोट लगवाएगा, लेकिन एक दिन वो फिर साइकिल और स्कूटर और बाइक वो चलाने लगता है। तो इस तरह से आपको, जैसे आपके किसी गेम का आपको शौक लगता है, जैसे आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हो, तो आपने देखा होगा कभी आप गली में जा रहे होते हो, आगे-पीछे देखते हो और देख रहे हैं हाँ, कोई नहीं आ रहा है, तो चुपचाप दौड़ के एक हवा में ऐसे ही बॉल फेंकने की प्रैक्टिस करते हो और फिर अपने रास्ते चल निकलते हो। तो लैंग्वेजेज़ बिल्कुल ऐसे ही आती है। जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, टीवी देखते हुए कुछ पढ़ा है, किसी को देखना है, उसे रिपीट करना है, क्योंकि इमिटेशन से चीज़ें आती हैं। और जब आप उसे रिपीट करते हो तो नॉलेज क्या होती है, उससे परमानेंट होती है। तो आपको क्या कोशिश करनी है? पढ़ने की कोशिश करनी है और सुनने की कोशिश करनी है, उससे इनपुट आएगा। और जब वो इनपुट आएगा तो वही इंग्लिश स्पीकिंग के आउटपुट के रूप में सामने आएगा। अब मैं आपसे इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके चलता हूँ। जैसे मेरे मन में एक दिन एक ख़्याल आता है कि मम्मी आज लंच में क्या बनाया है? तो मैं सोच रहा हूँ इसे इंग्लिश में कैसे बोलूँ? अब हमारे जो पढ़ाए हुए टेंसेस हैं, मैं लंच में क्या बनाया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊँ, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड इन लंच, फिर इन लंच कहूँ या फॉर लंच कहूँ। अब मैं बच्चों को एक इंग्लिश की किताब पढ़ा रहा हूँ और उसमें एक हस्बैंड अपने घर पे आता है और अपनी वाइफ को बोलता है, व्हाट्स फॉर लंच?
वो क्या बोलता है, व्हाट्स फॉर लंच टुडे डार्लिंग। वो अपनी डार्लिंग से पूछता है कि आज लंच में क्या बनाया है। हाँ, बीवियां डार्लिंग ही होती हैं भाई। और किसी चीज का आप, हमारे यहाँ क्या होता है, हम कुछ वर्ड्स को गलत समझ लेते हैं। डार्लिंग का मतलब यही नहीं होता है कि वो किसी लड़की के लिए बोल रहा है। कोई भी प्यारी सी चीज है, आप छोटे से बच्चे को बोल सकते हो पुअर डार्लिंग, तो ऐसे बात करते हैं। तो वो पूछता है व्हाट्स फॉर लंच, में लंच में क्या है। तो हमें एक छोटा सा टिप मिल गया वहीं पे। क्या होता है कि इतना भारी भरकम सेंटेंस बनाने की हमें जरूरत नहीं थी कि लंच में क्या बनाया है। अब इस चीज को, केवल इसी को नहीं रटना है, अब आपको क्या करना है, इस तरह के और वर्ड इसमें बनाने की कोशिश करना है। लंच की जगह आप डिनर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाट्स फॉर डिनर, जैसे आप पूछ रहे हो आज शाम के लिए पार्टी में क्या है, व्हाट्स फॉर द पार्टी टुडे, है ना। और व्हाट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, और आपको यहाँ पे फिर फॉर भी समझ आ जाएगा कि लंच डिनर में क्या बनाया है। इसके लिए हमें इन नहीं कहना है, फॉर कहना है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपके टेबल पे कुछ खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं, तो एवरीथिंग इज इन डिनर और एवरीथिंग इज फॉर डिनर। तो एवरीथिंग इज फॉर डिनर ना। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों पे अटेंशन पे करते हुए चलना है, उसे प्रैक्टिस करते हुए चलना है, और वन डे यू विल बी स्पीकिंग ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। कुछ गलतियाँ होती हैं, सारी उम्र होती हैं, चलने देते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो आपकी, और मैं नहीं कह रहा ये लैंग्वेज के एक्सपर्ट और जो बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जो इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं कि लैंग्वेजेस कैसे सीखी जाती है, वो इस बात को कहते हैं कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, आपकी नेटिव लैंग्वेज है, वो अपने आप आती है, बिना सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के आती है। लेकिन जब आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हो, एज़ फार एज़ फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे होते हो, तो यू हैव टू डू ए सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। उसकी चीज़ें पढ़नी होती हैं, उसके ग्रामर को समझना होता है। ज़्यादातर आपको इस ग्रामर से बचने की टिप्स देते हुए मिल जाएँगे कि ग्रामर पे ध्यान नहीं देता है। ध्यान देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना है। बिना ग्रामर के आप कभी कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएँगे। और ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ताहते हैं पढ़नी शुरू कर दें, नहीं, इससे आपका काम नहीं चलेगा। पर हाँ, सेंटेंस की ग्रामर को समझना, कहाँ प्रीपोजिशन लगा है, कहाँ जैसे आई गो है, ही गोज़ कहना है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगनी है, क्यों लगना है, ये वाली ग्रामर तो आपको समझनी ही होगी। और इससे आप नहीं बच सकते हो, नहीं तो ना आपसे कभी आएगा, ना आप कॉन्फिडेंस हो पाएँगे। बस आपको रटा-रटाया बोलना होगा, और मेरी कोशिश होगी कि रटने के बजाय आपको समझाया भी जाए। तो मेरे साथ चलेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना है, लिसन करना है। अब ये सुनना और पढ़ना दोनों चीजें कहाँ पे आपको मिलेंगी, इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ। आप सारा दिन नेट यूज करते हैं, आप अपना यूट्यूब ओपन करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, और वहां पे आप टाइप करेंगे इंग्लिश स्पीचेस विद बिग सबटाइटल्स। क्या देखेंगे आप, इंग्लिश स्पीचेस विद बिग सबटाइटल्स। अब आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ खुलेंगी, जिसमें कुछ फ़ॉरेनर्स होंगे, कुछ इंडियंस होंगे, और मेरा आपको र सबसे पहला सजेशन ये होगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडियन को सुनें। आप किसी का नाम भी डाल सकते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको सबका मिलेगा। आप आलिया भट्ट डालें, रवीना टंडन डालें, अमिताभ बच्चन डालें, विराट कोहली डालें, रोहित शर्मा डालें, प्रियंका चोपड़ा डालें, सबको किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में वो बोलते हुए नज़र आएँगे, और नीचे वो जो भी बोल रहे होंगे, उसका सबटाइटल नीचे चल रहा होगा। वीडियो की प्ले स्पीड को कम करेंगे, धीरे से सुनेंगे, पढ़ेंगे, और जो बोलने की कोशिश कर रहे होंगे वो रिपीट करेंगे, और थोड़ा-सा उनका एक्सप्रेशन भी लेने की कोशिश करेंगे। तो धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी बिना ग्रामर के भी वहाँ पे। तो ये दोनों काम आपके वहाँ पे होंगे, और ये दोनों भी मेरे ख्याल से साथ में ही चल रहे होंगे। हाँ, जहाँ तक राइटिंग का कंसर्न है, तो नॉर्मली आपको ऑफ़िशियली लिखना होता है। इस राइटिंग के लिए एक अच्छी ग्रामर की कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और जब मैं इतना सारा आपके लिए शुरू कर ही रहा हूँ, तो ग्रामर की चीज़ें भी साथ के साथ हम आपके साथ लेके चलेंगे ही। तो अब उसके बाद क्या करना होता है, लेकिन दुनिया में एक ही सिस्टम है फिर, इन सारी चीज़ों के साथ क्या करना है आपको, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने में हमारे सामने सबसे बड़ी एक समस्या आती है, और खास तौर से हम लोगों के, हम जो छोटे शहरों के लोग हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आती है कि या तो हम सारी हिंदी बोलते हैं, तो इंग्लिश तो प्रैक्टिस कभी होएगी नहीं, या हम क्या करने की कोशिश करते हैं, सारी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, जो हमसे हो नहीं पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जहाँ तक ईज़िली इंग्लिश बोल सकते हैं, वहाँ तक इंग्लिश, और बाकी सेंटेंस का पोर्शन क्या लेके चल सकते हैं हिंदी में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको कहूँ, अरे आई नो यार कि वो बहुत बेहूदी बातें करता है, तो कम से कम आप आई नो तो कह सकते थे। लेकिन हम छोटे शहरों के बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, यहाँ पे हमें शर्म आ जाएगी कि लोग मज़ाक बनाएँगे, और आधी इंग्लिश बोल रहा है, आधी हिंदी बोल रहा है। उसको आपको चिंता नहीं करनी है, बड़े-बड़े एक्टर ऐसे ही करते हैं। शाहरुख खान टीवी पे मेरे सामने बैठ के बोलता है टीवी में,
इट वॉज माई खुशकिस्मती के आई गोट दैट चांस, ये शाहरुख खान के वर्ड हैं। राहुल महाजन टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में बोल रहा है, आई लाइक आलू बैंगन की सब्जी विद काला मसाला। और हमारे साथ क्या दिक्कत होती है, हम काले मसाले को भी ब्लैक स्पाइस और आलू बैंगन पोटैटो ब्रिंजल पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे होंगे। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहले लोगों को सुने और देखें किस तरह से वो इंग्लिश के बीच में भी, जहां पे, लेकिन बात यह है कि इंग्लिश के बीच में हिंदी बोले, फ्लो नहीं टूटना है, कॉन्फिडेंस नहीं हिलना है। जहां तक इंग्लिश इंग्लिश, नहीं तो हिंदी। तो आप बोलेंगे आई नो कि वो बेहुदा बातें करता है, थोड़ी देर बाद सोचेंगे वो बेहुदा बातें क्या करता है, स्पीक रबिश, आपको मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आपका 70% सेंटेंस इंग्लिश में जा रहा होगा। तो क्या करना है, देखना भी सुनना है, तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इनपुट लेने की कोशिश करनी है, और फिर वहीं से आपका क्या आने वाला है, वहां से आपका आउटपुट आने वाला है। और दूसरी चीज क्या होती है, रीड एंड स्पीक वर्ड्स इन ए ग्रुप। आपको क्या करना होता है, वर्ड इन ग्रुप पढ़ना होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप वर्ड को सेंटेंस, आप क्या कर रहे होते हैं, वर्ड को सेपरेटली पढ़ रहे होते हैं, और वो आपको ना चीजें समझने देगा ना कुछ। जैसे अगर मैं कहूं वट इज शी डूइंग, वेयर इज शी गोइंग, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो इससे आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना है, वट इज शी, तो आपको क्या करना है, इसकी एक यूनिट बनानी है, वट शी डूइंग, तो वट इज शी एक साथ आ जाता है, ठीक। आई डू नॉट नो, नहीं, आपको इसको क्या पढ़ना है, आई डोंट नो। जैसे मैंने कहा आई डोंट वांट टू गो, तो आपको क्या कहता है, आई डोंट वांट टू गो। तो आपको क्या करना है, वर्ड्स को यूनिट में पढ़ना है और यूनिट में ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप सेपरेटली वर्ड को पढ़ते हैं तो एक वर्ड के बाद आपको नेक्स्ट वर्ड के बारे में क्या होगा, निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। और हमने क्या कहा, और ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। और लास्ट में क्या करना है, जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो उसे एक बार आपको रिव्यू करना है कि इसकी ग्रामर क्या है, क्यों कहाँ पे वर्ब लगी है, क्यों क्यों कहाँ पे उस चीज को यूज किया है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आज, कि किस तरह से यूनिट में करना होता है, किस तरह से वो चीजें काम आएगी। एक छोटी सी टिप्स आपको, इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपके लिए। आज एक छोटी सी टिप्स भी है और एक आपका थोड़ा सा एग्जांपल भी है। देखो, जब भी हम किसी चीज से क्या कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से, या हम कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो बचपन से हमें एक ग्रामर पढ़ाई गई है कि किसी को बोलना है बाहर जाओ, तो हम याद कर लेते हैं गो आउट। हम बोलते हैं बैठ जाओ, तो हम याद कर लेते हैं सिट डाउन। हम बोलते हैं यहां आओ, तो हम याद कर लेते हैं कम हियर। और यहां मत आओ, तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, डोंट कम हियर। ये हमारे याद हो जाते हैं दो चार रूल। लेकिन समस्या क्या होती है, जब हम सेंटेंस की ग्रामर को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारी लाइन जो है बस इन चार एग्जाम्पल के बाद रुक जाती है। अब जो बच्चा इनको याद करा हुआ है, हम उसे पूछते हैं बाहर जाओ, तो वो क्या कहेगा, गो आउट, रटा हुआ है। हम पूछे बैठ जाओ, तो वो कहेगा सिट डाउन, रटा हुआ है। हम पूछते हैं यहाँ आओ, वो कहेगा कम हियर, रटा हुआ है। और उसके बाद अगर हम जरा सा सेंटेंस बदल दें, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, वो साइलेंट, क्योंकि रटा हुआ नहीं है। अपना नाम बताओ, वो अटक रहा है कि मुझे इसकी इंग्लिश कैसे कहनी है। तो वो अटका क्यों, क्योंकि वो इसलिए अटका क्योंकि उसने इसकी ग्रामर को समझने की कोशिश नहीं की। उसने क्या किया, केवल इन चीजों को रटा। अब ग्रामर को समझने का तरीका क्या है, आपको ये देखना था, यहां से आपको सीखना क्या था, कि आप चाहे ऑर्डर दे रहे हैं चाहे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनली तो आप किसी को कुछ करने को कह रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको कहा कि बैठ जाओ, यहाँ पे मैंने कोई जानकारी थोड़ी दी है, जैसे मेरा नाम संजय मलिक है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। मैंने सवाल नहीं पूछा है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। मैंने सिर्फ आपको कुछ भी करने को कहा है, एज एन ऑर्डर या रिक्वेस्ट। और जब भी किसी को आप डायरेक्टली कुछ करने को कहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको हिंदी के सेंटेंस में कहाँ मिलेगी, हिंदी के सेंटेंस में मेन वर्ब को समापिका क्रिया कहा जाता है, जो सेंटेंस के लास्ट में होती है। जैसे हमने कहा मैं यहाँ आपको इंग्लिश पढ़ाने आता हूँ, तो लास्ट में क्या लगा, आता हूँ, वहां से आपको मिलेगा आई कम हियर। तो हिंदी के सेंटेंस में हमेशा आपको वर्ब लास्ट में मिलेगी। तो जब भी आप डायरेक्टली किसी को कुछ करने को कह रहे हो, तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे। मैंने कहा मुझे अपना नाम बताओ, लास्ट का वर्ड क्या है, बताना। बताने को क्या बोलते हैं, टेल। और आप इंग्लिश की एक ग्रामर समझ चुके हो कि जब भी मुझे किसी को किसी चीज को
करने के लिए कहना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करना है। तो आपको क्या कहना है, मुझे अपना नाम बताओ। लास्ट का वर्ड आपने पकड़ा, टेल मी योर नेम। क्या बोलते हैं, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। अगर मैं आपको कहूं किसी चीज को बाहर चले जाओ तो आपने कहा गो आउट, मैंने कहा आपको बैठ जाओ तो आपने कहा सिट डाउन, मैंने कहा यहाँ हो तो कम हियर, मैंने कहा आपको अपना नाम बताओ तो आप क्या बोलते हैं, टेल मी योर नेम। अब इसके अलावा कोई दूसरी चीज देखते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे आप कहीं खाना खा रहे हो, दूसरी साइड में नमक रखा हुआ है तो आप कहते हो भैया नमक दे दो इधर। तो आपको ने कुछ जानकारी दी, सवाल पूछा या करने को कहा है, ऑब्वियसली आपने करने को कहा है, क्या बोला है याद करें, मुझे नमक दे दो, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या लगा है, दे दो। अब उसे आप देने की अंग्रेजी लगाते हैं यहाँ पे गिव। लेकिन कोई चीज उधर से उठा के किसी को दे देना, वो पास कर देना भी होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं भैया पास द साल्ट। क्या बोल सकते हैं, पास द साल्ट प्लीज। अब दोनों तरफ से आपको जज करना है। देखो आपने कहा भैया नमक दे दो, नमक पास कर दो, तो वो पास करना कहाँ था, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में था, और उसी को आपने कहा किया, इंग्लिश में शुरू किया। तो आपको क्या कहना है, जब भी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई ऑर्डर दे रहे हैं और आपने हिंदी का सेंटेंस एक माइंड में आता है आपके, तो उसके लास्ट में जाके देखना है आपको कौन सा वर्ड है और वो उठा के आपको शुरू में रख देना है। अब देखो सुबह से शाम तक ऐसे कितने काम है। दूसरी चीज, आप इंग्लिश बोलेंगे काम, आप अब एक नजर घुमाइए कि सुबह से शाम तक वो कितनी चीजें हैं जहां मैं केवल किसी को जानकारी नहीं दे रहा होता हूँ, किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होता हूँ मैं वहां पे, मैं सिर्फ ये कर रहा होता हूँ वहां पे कि कुछ करने को कह रहा होता हूँ। जैसे आपके कोई पड़ोस से आती है आंटी, आपके यहाँ कट कुछ लेके गई थी, वो खाली कटोरी लेके आती है, तो वो क्या कहते हैं, बहन जी ये कटोरी वहीं रख दो टेबल पे। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा है, उन्हें कुछ करने को कहा है डायरेक्ट, है ना। अरे यार ये जरा खिड़की खोल देना, आपने उन्हें कुछ करने को कहा है। यार पंखा बंद कर दो, आपने उन्हें कुछ करने को कहा, आपने कहा पंखा बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। अभी आपके पास मुझे ठंड लग रही है कि इंग्लिश नहीं है, लेकिन आप इतनी इंग्लिश बोलते हैं कि पंखा बंद कर दो। अब देखते हैं आपने हिंदी में क्या कहा, ये पंखा बंद कर दो, ठीक। तो आपने क्या कहा है, उसे बंद करने के लिए कहा है, पंखा बंद कर दो। अब यहाँ पे हमारे सामने समस्या होती है जब एक प्रॉपर इनपुट नहीं होता है कि पंखा बंद करने की अंग्रेजी क्या लगाएं। बंद करने को तो क्लोज करना भी बोलते हैं, पर शट करना भी बोलते हैं। पर जैसे दुकान का शटर आपने नीचे डाल दिया तो आपने उसे क्या कर दिया, शट कर दिया। आपने बुक को बंद कर दिया तो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे हमने कहा चलो ये चैप्टर क्लोज करते हैं लाइफ का, लेकिन पंखा कोई ऐसे बुक या दुकान जैसी चीज तो नहीं है बंद करते हैं। आप सोचो फिर क्या करते हैं, यहाँ इनपुट चाहिए। आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में पढ़ने होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जब भी किसी को मेकिंग रिक्वेस्ट या ऑर्डर करना होता है तो उन वाले सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, उनको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे डालेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस एग्जांपल, और आपके सामने बहुत सारी साइट खुल के आएंगे जिसमें वो आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस बना रहे होंगे। अगर आपको डायरेक्ट कुछ करने को कहना है, आप अपने भाई को कह रहे हो बाहर का दरवाजा बंद कर दो, तो लास्ट में क्या कहा, बंद कर दो, तो शट द फ्रंट डोर, है ना। तो उसके साथ में आप कुछ चीजें ऐड करते हैं कि अगर पापा चले गए हो तो बाहर का दरवाजा बंद कर दो। अब वो पापा चले गए हो को लेके आपको इंग्लिश बोलना नहीं रोक देना है। अब मेरे साथ भी ये मजबूरी है कि मैं आपको सारी इंग्लिश एक साथ नहीं सिखा पाऊंगा। पापा चले गए हैं, अगर चले गए हैं उनके लिए आने वाली वीडियोस काम करेंगी। फिलहाल जो है जितना है उसी के अकॉर्डिंग, उसी जोन में आपको जीना है। तो ढंग से प्रैक्टिस करनी है। जब भी किसी को कुछ करने के लिए कहना है, कोई रिक्वेस्ट के तौर पे कहना है तो प्लीज लगा दीजिए। डायरेक्ट ऐसे ही करने को बोलना है तो ऐसे ही बोल दीजिए विदाउट प्लीज। पर शुरू कहीं से करना है, वो कहीं से करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब वन बाय वन बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, देखो कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं। जैसे आप किसी से बोलते हो भैया मेरा एक काम कर दो, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो मेरा एक काम कर दो, तो आपको लास्ट में क्या देखा, काम कर दो। करने को क्या बोलते हैं, डू मी ए फेवर। अब आप अपने आप देख के शायद ये बोलते होंगे कि डू माई वर्क, नहीं, क्या बोलते हैं, डू मी ए फेवर। आप मेरा एक काम कर दो। अब फेवर से मतलब क्या होता है, फेवर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी से कोई फेवर, जैसे हम नॉर्मली वो बायास्ड एटीट्यूड को लेकर बोलते हैं कि भाई ये उसका फेवर करता है, वो वाला फेवर नहीं। फेवर का मतलब कोई काम भी होता है। जैसे आप किसी से बोलते हो कि भैया मुझे आपसे आज एक काम है, कर दोगे क्या।
तो आप वहाँ पे हिंदी में भी बोल सकते हो, भैया मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए। मान लिया मुझे आपका कोई चेक सबमिट करना है बैंक में, मुझे काम नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, भैया मेरा एक फ़ेवर कर देंगे क्या आप? तो क्या बोल सकते हैं उसे? डू मी अ फ़ेवर, ठीक? अब कुछ भी, कहीं भी आप, जैसे आपसे कोई आदमी आके बोलता है, आप कहते हो यार पहले मेरी बात सुन। आपने उसे कोई जानकारी नहीं दी है, सवाल नहीं पूछा है, सीधा-सा क्या कहा है, वो आपने उसे कहा है कि भैया मेरी बात सुन। तो क्या कहेंगे? अब सुनने को क्या बोलते हैं? अब सुनने की समस्या ये हो जाएगी आपके सामने कि मुझे सुनने के लिए लिसन लगाना है या हियर लगाना है। अब देखो एक चीज़ में अंतर क्लियर करते हैं। हियर का मतलब ये होता है, कहीं कोई भी आवाज़ हो, कहीं किसी तरह का भी शोर हो, आपके कान क्या करते हैं? उस साउंड को परसीव करते हैं। और लिसन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी साउंड पे अपनी अटेंशन यानी कि ध्यान देते हैं। जैसे आप समाचार सुन रहे हो, तो अच्छे तरह से सुन रहे हो, उसकी तरफ आपका ध्यान भी होता है, तो यू आर लिसनिंग टू इट, यू आर लिसनिंग टू न्यूज़। और आपको बाहर शोर हो रहा है, अभी बाहर कोई शोर होने लगता है, तो आपको सुनाई देगा। कहीं भी कोई ध्वनि होगी, तो कान जो है उस ध्वनि को क्या करेंगे? परसीव करेंगे। तो वो क्या होता है? वो हियर होता है। पर आप तो दूसरे वाले का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या बोलना है? पहले मेरी बात सुन, लिसन टू मी फर्स्ट। अब इसके जब ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने कहा मेरी बात सुन, तो हमने कहा है लिसन टू मी। अब यहाँ पे टू जरूर लगेगा, लिसन टू मी। अब इसका क्या याद रखना पड़ेगा कि लिसन के साथ टू हमने क्यों लगाया? तो टिप्स में मैंने यही कहा था कि इस वाली ग्रामर को सेंटेंस के आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लिसन का मतलब हमने बताया है कि आप किसी साउंड की तरफ अपना ध्यान अट्रैक्ट कराना चाहते हो। तो जब किसी चीज की तरफ आप ऐसे पॉइंट करते हैं, तो टू तो लगता है, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू स्कूल, टॉक टू मी और लिसन टू मी, यानी कि मेरी बात की तरफ आप क्या ध्यान दें। और इसी को मना करना है आपको, अरे यार तू उसकी बात मत सुना कर। तो सेम एक्सप्रेशन लेके क्या कहना है? अब लिसन टू मी तो मेरी बात सुन, आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है? उसकी बात नहीं सुननी है। तो यहाँ पे मी की जगह क्या आ जाएगा? वो, हिम। और मना कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या लग जाना है? डोंट। तो क्या बोलेंगे आप? डोंट लिसन टू हिम, डोंट लिसन टू एनीबॉडी। हमने कहा किसी की बात मत सुनना, तो हिम की जगह क्या हो जाएगा? डोंट लिसन टू एनीबॉडी, ठीक? तो इसी तरह से ग्रामर को समझते हुए, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप कह रहे हो, आप मम्मी को जाके बोलते हो, क्या बोलते हो? मम्मी, अब पहले इनपुट ले, माई, फाइंड माई लेदर जैकेट। मम्मी फाइंड माय लेदर जैकेट। अब ये जो वर्ड है, ये वाला वर्ड हिंदी के लास्ट में जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? ये वोकेटिव केस हुआ, यानी कि मम्मी को आपने आवाज लगाई, कोमा लगा देते हैं, मम्मी फाइंड माय लेदर जैकेट, मेरी लेदर जैकेट ढूंढ दो, तलाश दो। तो फाइंड का मतलब उसे तलाशते हुए उस तक पहुंच जाना, ठीक? तो इस तरह से आपने कहा, जैसे आप कह रहे हो भाई इस अवन को पहले गर्म कर लेना, पहले गर्म कर लेना, तो क्या बोलते हैं? प्रीहीट द ओवन। आप क्या कर लें? ओवन को पहले क्या कर लें? प्रीहीट कर लें। अगर आप हिंदी की इंग्लिश सोच रहे होते कि पहले ओवन को गर्म कर लो, तो आप उसी हिंदी के पीछे भाग रहे होते। लेकिन आपको क्या पता चला? अब यहाँ पे आपको एक वर्ड लग गया कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही पहले प्री लगा लेते हैं। प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व। जैसे बोलते हैं प्री बोर्ड एग्जाम है हमारे, तो प्री बोर्ड एग्जाम होने का मतलब क्या है? जो बोर्ड से पहले वाले होते हैं। जैसे हमने कहा प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि पहले से ही हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। जैसे हमने कहा ये प्री प्लान्ड एक्शन था, तो प्री प्लान्ड का मतलब यानी कि जो पहले से ही प्लान कर लिया गया था। तो यहाँ पे प्री हीट द ओवन का मतलब क्या होता है? पहले से ही उस चीज को कर लेना। जैसे हमने कहा मेक श्योर यू टेक मेक श्योर यू पैक वार्म क्लोथ्स। मेक श्योर यू पैक वार्म क्लोथ्स। अब क्या मतलब है? वार्म क्लोथ्स तो आप जानते हो, जो गर्म कपड़े होते हैं। मेक श्योर करने का मतलब क्या होता है? तो जब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो आपको ये चीज करने को कही गई है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं ठंडे इलाके में, शिमला वगैरह घूमने जा रहे हो, सर्दी का टाइम है, आपको लगता है यहाँ पे तो गर्म है, वहां भी गर्मी होगी, तो मम्मी क्या कहती है? ध्यान से आपने गर्म कपड़े पैक कर लेना। तो ध्यान से किसी काम को कर लेना। जैसे आप पहले मेक श्योर कर लेना कि वहां पे वो शॉप उस दिन खुली है या नहीं, तो मेक श्योर करने का मतलब पक्का कर लेना। और उसके बाद अब इस सेंटेंस की ग्रामर को समझे तो क्या होता है? तो जैसे सबसे पहले हमने मेक श्योर से शुरू किया है, उसके बाद देखो आपने सीधा सा क्या रखा है? सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जिस चीज को मेक श्योर करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद वो सीधी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो जैसे हमने कहा क्या? मेक श्योर यू पैक
वार्म क्लोथ्स। तो मेक श्योर करें कि आप अपने सारे गर्म कपड़े पैक कर लें। अब अगर मैं कह रहा हूं कि आप ये मेक श्योर कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, तो मैं क्या कह रहा हूं, मेक श्योर। अब आपके पास है तो यू हैव, वर्ड बदलेगा, यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो मेक श्योर कि आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हों, ठीक है ना। अगर मैं कहूं सबसे पहले हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि भाई पहले मेक श्योर कर लो कि वो वहां है, तो वो वहां है का मतलब क्या हो जाएगा, मेक श्योर ही इज देयर। तो आपको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा सेंटेंस की ग्रामर को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो मैंने आज आपके लिए इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए एक हल्का सा एग्जांपल दिया है आपको कि कैसे छोटी सी चीज से आप चीजों को समझते हुए अपना स्पोकन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आज के बाद क्या होगा, बारी बारी से टॉपिक वाइज और एक सीरीज में आपको स्पोकन इंग्लिश की वीडियो मिलेगी, और उसके साथ मैं एक और नई चीज शुरू करने जा रहा हूँ, उसकी आपको वीडियो भी देख चुके होंगे कि एस चांद पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज एसएससी की जो बुक है उसका मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए, जो अप्रैल मई में आपके बहुत सारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो के एग्जाम है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसलिए एक प्रयास है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी आपको देने का, स्पोकन इंग्लिश भी आपको देने का। तो इस तरह से ये मेरी पहली वीडियो है और अब आपको सीरीज में वीडियो मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपका काफी इंप्रूवमेंट आएगा, पर्सनैलिटी वाइज भी, नॉलेज वाइज भी, और चीजों की समझ भी बढ़ेगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।